तो मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि इस फोन का फ्रंट कैमरा 1080p 60 fps तक फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और इसके अंदर स्टेबलाइजेशन भी मस्त मिल जाती है। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका प्राइस सही हो। तो इतने लंबे इंतजार बाद 2023 में फाइनली एक तगड़ा बजट फोन देखने के लिए मिल गया है और ये है पोको X5 Pro जो कि 20,000 के अराउंड आने वाला है। और इस फोन के अंदर इस प्राइस पॉइंट पर एमोलेड पैनल मिल रहा है विद हाई रिफ्रेश रेट, तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर है और इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं एंड कैमरा भी इसके काफी तोड़ू हैं। लेकिन इसके अंदर एक कमी है जिसकी बात हम इस वीडियो के अंदर आगे करेंगे। चीटिंग करता है तू। अब जब मैंने 2 हफ्ते पहले इस फोन को अनबॉक्स किया था मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा फोन और 2 हफ्ते से मैं इसे पर्सनली यूज कर रहा हूं, तो ये एक कंप्लीट रिव्यू है आपके भाई का इस फोन का। तो जब मैंने इस फोन को पहली बार हाथ में लिया था काफी ज्यादा स्लिम फोन है और भाई लाइट वेट भी काफी है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि पोको ने इसके अंदर 5000 mAh का बैटरी दिया भी है नहीं दिया, क्योंकि भाई पता ही नहीं लगता इतना हल्का फोन है ये। और यहाँ पर इन हैंड फील भी अच्छी है। हालांकि यहाँ पर अगर देखो तो पोको X4 Pro में आपको ग्लास बैक मिलती थी, यहाँ पर प्लास्टिक बैक है, तो ये भी वेट कम होने के पीछे एक रीजन है। और दूसरा भाई जो Redmi Note 12 Pro है ना उसका लुक इससे काफी मिलता है, बस यहाँ से पोको हटा दो। बात तो सही है। बाकी ऑल ओवर यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज करी गई है ये अच्छी क्वालिटी की है, यहाँ पर कोई भी अभी तक स्क्रैच नहीं लगी है 2 हफ्ते के अंदर जितना मैंने इसे यूज करा, विदाउट कवर यूज करा है इसे मैंने। और जैसे मैं बैक में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ना, ग्लास हटा के प्लास्टिक लगा दी, फ्रंट में ऐसा नहीं है। फ्रंट में अभी भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और यहाँ पर भाई इसके अंदर जो पैनल है वो नॉर्मल ओलेड पैनल नहीं है, यहाँ पर एक्सफिनिटी ओलेड पैनल डाला है पोको ने। बेसिकली एक्स सीरीज का फोन है और इसमें इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलती है क्योंकि यहाँ पर बेजल्स और चिन्ह ना के बराबर है इसके अंदर। ये कुछ वैसे से हैं जैसे कि मोटोरोला अपने फोन के अंदर डिस्प्ले देता है ना पीओलेड, वैसी सी चीज है, इसकी काफी कम है और यहाँ पर मैं इससे काफी इंप्रेस हुआ। एक तरीके से फुल व्यू एक्सपीरियंस देता है ये। एंड यहाँ पर हमने जैसे देखा है कि पोको X4 Pro में भले ओलेड पैनल था लेकिन वहां पर ओवर शार्पनिंग थी। Redmi Note 12 Pro और Pro Plus के अंदर भी ओवर शार्पनिंग है 25-30 हजार वाले फोन के अंदर, बट इसके अंदर भाई काफी अच्छे से कैलिब्रेशन की है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात बताऊं जो 30,000 वाला फोन भी नहीं कर पा रहा भाई, नथिंग के अंदर आप 4K में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते, यूट्यूब पर अटक जाता है, लेकिन इसके अंदर आप 4K HDR तक में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पे। OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD में कंटेंट स्ट्रीम हो जाता है। इसके विंग एंगल्स में कोई टिंट नहीं है, कोई ओवर शार्पनिंग नहीं है, काफी अच्छे से कैलिब्रेट की है डिस्प्ले। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ वो काफी शानदार रहा है और ये चीज मैं पहली बार बोल सकता हूँ किसी Xiaomi या पोको के फोन के साथ। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस भी इसमें 900 निट्स की है। अब मैं इसे आउटडोर ले गया था, विजिबिलिटी भाई वहां पर भी अच्छी है, HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो वहां पर भी अच्छे से पीक ब्राइटनेस को बूस्ट कर लेता है और विंग एंगल्स में भी किसी तरीके का टिंट नहीं है। बस भाई Redmi और Xiaomi के फोनों के साथ जो दिक्कत है वो सिंपल सी है, ये OLED पैनल भले ही कितना भी अच्छा दे दे लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देंगे क्योंकि इन्हें थोड़े से पैसे बचाने हैं। तो यहाँ पर भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, हालांकि इसकी रिकॉग्निशन अच्छी मिल जाती है। एंड अब एक ऐसी चीज जो कि 1-1.5 लाख के फोन के अंदर भी मैंने अभी तक नहीं देखी है, जब भी आप इसका वाईफाई कनेक्ट करने जाओगे ना, स्क्रॉल डाउन करके जैसे टैप करके ऊपर करोगे ये कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इतनी फास्ट कनेक्ट होता है ये कि भाई मैं बता भी नहीं सकता। और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार होती है, मैंने बार बार करके देखा कहीं गलती से तो नहीं हो गया और ये हर बार इतनी तेजी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज पहली बार किसी फोन के अंदर ऐसी देखी है। और इसी के साथ भाई ये फोन डुअल 5G सपोर्ट करता है और इसके अंदर में 5G++ भी मिला है। और मेरे एरिया से ना काफी दूर है टावर, फिर भी इसके अंदर जो मेरे को स्पीड मिली भाई 20,000 के फोन के हिसाब से वो काफी सही मिली है और इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी काफी लोगों की एक शिकायत होती थी पोको के फोनों के साथ कि इनके अंदर कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती चुपके से, तो आपको मी डायलर मिलता है, आप चुपके से इसके अंदर कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो बिना किसी दूसरे को पता लगे। लेकिन अब आती है इस फोन की सबसे खराब चीज, वो है इसके अंदर Android 12 मिलता है। अभी के टाइम पर भी Android 13 नहीं दिया और मेरे को ये खराब इसलिए भी लगी क्योंकि जहां पर नए फोन Android 13 के साथ आते हैं और उनके अंदर 2 साल की मेजर अपडेट मिलेगी तो वो Android 15 तक जा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इसके अंदर Android 12 मिला है और 2 साल अपडेट मिलेगी तो Android 14 तक ही जा पाएगा। तो यहाँ पर अगर ये टेस्ट कर रहे हैं Android 13 को ताकि आप लोगों को बग ना मिले तो ये ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे देंगे Android 15 तक हमें अपडेट मिलेगी, फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये 14 तक ही मिलेगी तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, 1 साल का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। बाकी यहाँ पर पोको के UI की बात बताऊं तो भाई पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने पोको X4 Pro के अंदर ही बताया था बग मिले थे मेरे को जब आउटडोर में कैमरा लेके जाते थे तो स्क्रीन फ्लक्चुएट करती थी। लेकिन इस बार मैं भाई ढूंढ रहा था कि कोई बग तो मिल जाए जो मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूं, वरना आप लोग बोलोगे स्पॉन्सर है वीडियो। लेकिन भाई यहाँ पर जो स्मूथनेस है UI की वो अच्छी थी। इसके अंदर ब्लोटवेयर एक जगह इन्होंने कर दिए हैं जिसमें कि मैं 3 ऐप यूज नहीं करता, जिली वगैरह जैसी, तो उन्हें मैंने इंस्टॉल कर दिया। बाकी यहाँ पर मेरे को कोई भी फालतू का कचरा देखने के लिए नहीं मिला इसके अंदर। एंड यहाँ पर बस एक शिकायत है मेरी इसके UI से, जब भी आप ऐप ड्रॉअर में पहली बार एंटर करते हो तो कीबोर्ड खुल के आ जाता है, तो उस चीज को भी आप सेटिंग से जाके ऑफ कर सकते हो, उसके बाद भाई स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाता है बिल्कुल। और इसके अंदर जो 120 हर्ट्ज है काफी अच्छा वर्क करता है।
बाकी इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है, DDR4X रैम है और प्राइस के हिसाब से UFS 2.2 चलेगा। और जितनी अच्छी इसकी स्मूथनेस है ना ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की, मेरे को कोई शिकायत भी नहीं है अभी तक। अब इस फोन की थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर दिया और 20,000 के अंदर आई थिंक ये पहला फोन है जिसके अंदर ये प्रोसेसर मिलता है। बाकी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए क्या ये फोन हीट होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर मेरे को लगता नहीं हीट डिसिपेशन एरिया ज्यादा है। 5000 mAh का बैटरी डाला है, पतला फोन है तो काफी टाइटली पैक्ड है इसके सारे कंपोनेंट। तो इस चीज को जानने के लिए हमने इसके अंदर CPU थ्रोटलिंग टेस्ट रन कराया इसका टेम्परेचर नोट करके, और यहाँ पर कंसिस्टेंसी काफी कमाल की थी और इसके अंदर कोई थ्रोटलिंग नहीं मिली। एंड एंड में भी इसका टेम्परेचर लास्ट 43 डिग्री सेल्सियस हमने नोट करा। इसी के कुछ देर बाद हमने फोन ठंडा करने के बाद हमने रन कराया N22, और N22 के अंदर जनरली CPU थ्रोटलिंग की कंपैरिजन में ज्यादा टेम्परेचर जाता है, लेकिन इसके अंदर एक तो भाई प्रोसेसिंग अच्छी थी, दूसरा स्कोर अच्छा मिला, और तीसरा भाई जो टेम्परेचर था वो CPU थ्रोटलिंग से कम नोट हुआ। तो यहाँ पर मैं लिटरली शॉक हो गया और मैंने पीछे का राज जाना इसके कि इसके अंदर 12 लेयर ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम डाला है, जिससे फोन के अंदर जो हीट है वो ज्यादा एरियाज में फैल जाती है और वो जल्दी ठंडा कर देती है सारी चीजों को। बाकी इसी के बाद हमने इस फोन के अंदर बहुत सारी गेमिंग भी करी है एंड मैं एक चीज से काफी इंप्रेस हुआ, इस फोन के अंदर जो गेम सेटिंग्स है वो बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की मिलती हैं। और ये सेटिंग्स हमने अभी Samsung S22 Ultra के अंदर देखी थी और इसके अंदर भी देख के ना दिल खुश हो गया भाई साहब। और ऐसा नहीं सिर्फ सेटिंग्स, यहाँ पर गेम प्ले भी काफी इंप्रेसिव रहा है, फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता। अब ऐसा भी हो सकता है मुझे वो इसलिए फील ना हो रहा हो क्योंकि अभी दिल्ली में भाई अच्छी खासी ठंड है, तो असली टेस्ट तो इसका भाई हीटिंग हम गर्मियों में कर पाएंगे, लेकिन अभी तक मेरी रिपोर्ट ओके है इस फोन की। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है इस फोन की और परफॉर्मेंस के दम पर ही पोको का नाम बना था, लेकिन एक ऐसी चीज भी थी जो कि भाई पोको का नाम बिगाड़ रही थी, वो थी कैमरा परफॉर्मेंस। तो हमने इसके कैमरास टेस्ट करे एंड लिटरली मैं हिल गया भाई। तो इसमें जो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, इससे आप 1080p 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p 30 तक स्टेबलाइजेशन तगड़ी मिलती है और कलर्स भी मेरे को काफी अच्छे लगे। मतलब 20,000 के अराउंड कोई भी फोन देख लो, यहाँ तक कि 30 का भी देख लो, सिवाय सैमसंग के कोई भी फ्रंट में स्टेबलाइजेशन नहीं देता, और सैमसंग के भी 30,000 वाले फोन। और ऐसा नहीं सिर्फ वीडियोस, यहाँ पर हमने फोटो भी क्लिक करी। फ्रंट कैमरे से मैं काफी इंप्रेस हूँ, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा हार्श लाइट थी जिसकी वजह से इसका HDR थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, बट मैं कहूंगा भाई 20,000 के हिसाब से यहाँ पर फोटो अच्छी है। लेकिन एक कंडीशन है जहां पर थोड़ी हेजी फोटो मिलेगी आपको, जब कैमरा सनलाइट को फेस कर रहा होगा उस टाइम पर थोड़ी हेजी कर देता है, क्योंकि सेंसर के पास लाइट चली जाती है और यहाँ पर थोड़ा काम गड़बड़ा जाता है। बाकी भाई डिटेल्स के मामले में अच्छा, इसका फ्रंट कैमरा वीडियो और फोटो दोनों में अच्छा है। एंड ऐसे ही हमने बैक कैमरे में देखा, बैक में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है इसके, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS में, और मेरे पीछे काफी अच्छी खासी लाइट है, तो आप ये भी देख सकते हो कि लाइट कितने अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा 1080p 30 FPS तक इसके अंदर मस्त स्टेबलाइजेशन मिलती है, लेकिन 60 FPS में गड़बड़ आ जाती है। तो यहाँ पर भाई 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें कि 4K 30 1080p 30 में आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है, लेकिन 60 FPS के अंदर 1080p में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। बाकी यहाँ पर वीडियो के साथ साथ जो फोटोज हैं उसमें भी भाई कमाल का परफॉर्म करता है, लेकिन जहां पर ज्यादा ही ऑब्जेक्ट आ जाएंगे पीछे उस टाइम पर थोड़ा एज डिटेक्शन गड़बड़ आ जाएगा पोर्ट्रेट मोड के अंदर। बाकी कंडीशन के अंदर चाहे आप हार्श लाइट में चले जाओ, शैडोज में खड़े हो, लो लाइट के अंदर हो, इंडोर हो, हर एक कंडीशन में इसका मेन कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ मैंने देखा। एंड मैं इसके अंदर कमियां निकाल रहा हूं भाई, कुछ तो निकल जा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मेरे को ठीक लगा 8 मेगापिक्सल के हिसाब से, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जिसका भाई होना ना होना मेरे लिए बराबर ही है। अब इतनी सारी बातें हो गई हैं इस फोन की, अब वो चीज जैसे कि भाई पतला फोन है, उसके बाद भी 5000 mAh का बैटरी है इसके अंदर विद 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो चार्ज कितने टाइम में होता है, तो हमने इसे चार्ज करके देखा है कंप्लीट, और ये अराउंड 45 मिनट्स में कंप्लीट चार्ज हो जाता है, जिसे मैं अच्छी स्पीड बोलूंगा 5000 mAh के बैटरी के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की है ना इन्होंने, वो भी अच्छी है। मैंने इसे जितना भी यूज करा, अगर आप एक हैवी परफॉर्मेंस भी करते हो ना फोन के अंदर, तो भी आप एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से ले लोगे, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन भी बैटरी की काफी अच्छे से की है पोको ने इसके अंदर। तो पहली बार मैं किसी पोको के फोन को खुल कर रिकमेंड कर सकता हूं, और भाई ये किसी तरीके से पेड नहीं है वीडियो, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि आई होप कि इसके अंदर एंड्रॉइड 15 तक की अपडेट का ये वादा कर दें, और अपडेट के बाद ये एक्सपीरियंस भी खराब ना हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये फोन। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।